Hello students, you are most welcome in our biolab. Today in class 11th, we will perform practical to study the rate of respiration in germinating seeds having different substance such as wheat, mustard, groundnut, ग्राम बीन। तो अपना एम्स क्या है कि हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंपेयर करनी है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे वीट और ग्रीन ग्राम यानी मूंग, और इसके अलावा अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एक कॉनिकल फ्लास्क बड़ी साइज का लेंगे हम 250 ml का, और कॉर्क, बीकर, ए ट्वाइस बेंड ग्लास ट्यूब, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, वाटर, KOH, जर्मिनेटिंग सीड्स। तो इन सब की हेल्प से अपन किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं अपनी सीट पे चल के सीखते हैं। यस, हम आ गए अपनी सीट पे। तो हमने जो है 2 दिन पहले वीट यानी गेहूं को पानी में भिगो करके इस तरह से गीले कपड़े में रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं और इनकी हेल्प से हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो मैं इनको अलग कर लेता हूँ और फिर जो है इलेक्ट्रिक बैलेंस से इनका वेट करेंगे। तो पहले पेपर का वेट माइनस कर देंगे हम इस तरह, और फिर जो है हम 20 ग्राम जर्मिनेटिंग सीड्स लेंगे, और हम चाहें तो 10 ग्राम से भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, मगर 20 ग्राम या ज़्यादा हम लेने से क्या होगा, कम टाइम के अंदर अपन जल्द ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो ये सब हमें रिक्वायरमेंट चाहिएगी। जर्मिनेटिंग सीड्स और कॉनिकल फ्लास्क देख पा रहे हैं, ये 250 ml का है, और फिर ये कॉर्क और थ्रेड और टेस्ट ट्यूब और डबल बेंड ग्लास ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब और पेट्रोलियम जेली, और ये अपना फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH सॉल्यूशन। तो अपन जो है अपना अरेंजमेंट पूरा करते हैं। तो सबसे पहले इन जर्मिनेटिंग सीड्स को हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से। तो गेहूं का अपने को साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकली नेम पता है क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम, और ये क्या है, जर्मिनेटिंग है। तो जर्मिनेटिंग हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एक्टिवली क्या करें, रेस्पिरेशन करें। और गेहूं के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब C6H12O6, और वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने कितने बनेंगे, तो 6 मोल अपना कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑक्सीजन बनेंगे। और ये रेस्पिरेशन अभी भी कर रहे हैं, मगर हम अपना टाइम नोट कब करेंगे, जब ये पूरी तरह से सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी उसको क्या करेंगे, हम KOH से रिएक्शन कराएंगे। यानी KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH को लेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हैंग करेंगे। तो थ्रेड से हम इस तरह से इसको बांध रहे हैं, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। सिंपल सी केमिस्ट्री है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH ले सकते हैं आप, या KOH के पैलेट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है थ्रेड को लगाएंगे और एक्स्ट्रा को हटा करके फिर जो है कॉर्क की हेल्प से, कॉर्क में हमने डबल होल कर रखे हैं, ये पहले से हो रहे थे। आप सिंगल होल से ही अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह से अगर डबल होल कर दें तो आपको इस तरह से डॉट लगाना पड़ेगा। तो अब जो है इसके अंदर मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH सॉल्यूशन ले लेता हूँ, और ये हाफ टेस्ट ट्यूब है अपनी, इसको हमने आधी को ब्रेक कर दिया था, और इसके जो एंड थे वो काफ़ी शार्प थे। तो इसको बर्नर पे हम हीट करके इसके एंड को जो है, जो शार्पनेस थी उसको हम हटा सकते हैं, और इस तरह से हम जो है टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर हैंग करेंगे और ऊपर की तरफ डॉट लगा देंगे। तो ये अपना आधा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है, और हमें ध्यान रखना है कि पूरी तरह से ये अपना पैकिंग अच्छी से टाइट हो, इसके अंदर कोई एयर
बाहर से अंदर नहीं जा सके, अदरवाइज़ अपना टेस्ट जो है सही नहीं रिज़ल्ट आएंगे। और अब क्या करेंगे, जो ग्लास ट्यूब है डबल बेंड, तो इसका जो एक एंड है इसको जो है हम बीकर के अंदर एंटर कर देंगे इस तरह से, और दूसरे एंड को हम बीकर के अंदर इस तरह से लगाएंगे कि ये पानी के अंदर डिप रहे। तो बीकर के अंदर हमने टेप वाटर लिया है सिंपल, और देख पा रहे हैं, और इसको जो है दूसरे एंड को हम इसके अंदर डिप कर देंगे। और अब क्या होगा, जो अपने जर्मिनेटिंग सीड्स है यानी वीट के जो ग्रेन है वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉनिकल फ्लक्स के अंदर बनेगी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो वैक्यूम क्या करेगा, एक सक्सेसिव फोर्स जनरेट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये ग्लास की ट्यूब है उसके दूसरे एंड पे जो वाटर है वो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ राइज करेगा। और तो सिंपली अब हमें वेट ही करना है, और इधर देखना है कि वाटर का लेवल कितना राइज होगा। तो मैं बीकर के नीचे पेट्री डिश लगा देता हूँ, ताकि अगर वाटर लेवल ज़्यादा राइज हो जाए तो ये एंड अपना फ्री नहीं रहे और वाटर में डिप रहे। तो अब ये अंदर तक डिप हो रखा है, तो हम वेट करते हैं, और जो टाइमिंग है वेट करने का वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जो वाटर लेवल राइज हो रहा है उसकी स्पीड पे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है 1 घंटे के बाद देख पा रहे हैं वाटर लेवल थोड़ा सा राइज हुआ है। तो हम जो है ज़्यादा टाइम तक करीब 4 घंटे तक वेट करेंगे और देखेंगे कि वाटर लेवल कितना राइज़ हुआ है। तो ये जो वाटर लेवल राइज़ हो रहा है, ये जो अपनी डिलीवरी ट्यूब है डबल बेंड ट्यूब, इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो हम जो है कम डायमीटर वाली ग्लास ट्यूब लेंगे, ताकि जो है हमें कम से कम टाइम में अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। तो 4 घंटे के बाद देख पा रहे हैं ये जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और इस वजह से जो है CO2 KOH ने ऑब्ज़र्व कर लिए, और इधर जो है एक फोर्स लगने से वाटर लेवल काफ़ी अच्छा राइज़ हो गया है। तो इसको जो है हम स्केल की हेल्प से मेज़र कर लेंगे, और हम जो अगला ऑब्जर्वेशन करेंगे दूसरे सीट से, तो हम उसको कंपेयर कर सकें। तो इसकी हाइट नापने के लिए मैं स्केल को लगा लूँगा और फिर उसको मेज़र करूँगा। तो देख पा रहे हैं बीकर के ऊपर तक वाटर लेवल है, यहाँ से हम इसकी हाइट को मेज़र करेंगे। तो यहाँ तक अपना वाटर लेवल राइज़ हो गया है। तो इन दोनों के बीच का गैप ही अपना वाटर लेवल है। तो जो स्केल का 0 है, और ऊपर देख पा रहे हैं 3 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट पहुंच गई है। और सेम अपनों को क्या करना है, दूसरे सीट्स के साथ ट्राई करना है। तो अब हमने लिए हैं ग्रीन ग्रैम, और इनको जो है इस तरह से गीले कपड़े में 1 दिन पहले भिगो करके रख दिए थे। तो ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं, देख पा रहे हैं। ये ग्रीन ग्रैम यानी मूंग, और इनका साइंटिफिक नेम हमें पता है विग्ना रेडिएटा। तो इनका हम वेट करेंगे जो हमने पहले लिया था। कितना वेट किया था हमने, सेम 20 ग्राम करेंगे। तो पेपर का वेट माइनस करने के बाद हम जो है 20 ग्राम जर्मिनेटिंग ग्रीन ग्रैम लेंगे। तो देख पा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हम KOH से ऑब्ज़र्व कराने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा उससे जो वाटर लेवल राइज़ होगा
उसको हम मेज़र करेंगे। तो सेम अपना प्रोसीजर रहेगा कि कॉनिकल फक्स के अंदर हम जर्मिनेटिंग सीड्स को शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। और ये जो मूंग होते हैं और दूसरे जो अपने फैट जैसे मूंगफली हो गई, तो उनमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन होते हैं, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज या अपना कार्बोहाइड्रेट था, उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो सेम था, मगर यहाँ पे क्या है, कार्बन ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन कम होंगे। इस वजह से क्या होगा, जब ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से जितनी ये ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड कम दे रहे हैं। तो इनके लिए क्या होता है, वाटर लेवल कम राइज़ होगा। उसी को हम जो है दिखाना चाह रहे हैं। तो ये थ्रेड अपना दूसरे एंड पे निकल जाएगा इस तरह से। ये आ गया है और इससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो केवेज हमने इसके अंदर लिया है उसको हैंग कर रहे हैं। और इन सब के बारे में हमें पता है कि किसका क्या वर्क है और क्या जो है इसके अंदर केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पूरा जो सेटअप है एयर टाइट रहे, अदरवाइज़ हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। और हमने जो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं वो हम एक साथ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से डबल बेंड जो ट्यूब है, ये सेम डायमीटर वाली अगर 2 है तो हम दोनों सेटअप एक साथ लगा सकते हैं। और अलग अलग जो हम 4-4 घंटे का टाइम दे रहे हैं वो हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। तो बस हमने सेटअप लगाने के बाद वेट करना है, जितना वेट हमने पहले किया था यानी 4 घंटे, और फिर हम इसको देखते हैं कि कितना जो है वाटर लेवल राइज़ हुआ है। तो ये अपना वर्क कंप्लीट हो गया है और सिर्फ अब हम ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, या हम कुछ टाइम बाद आकर के लैब में देखते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मूंग है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है और फाइनली यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, इधर दूसरे एंड पे ये वाटर लेवल को राइज़ कर दिया है। तो ये जो वाटर लेवल राइज़ हुआ है ये फीट जो है उसके कंपैरिजन में कम है। तो यही अपना एक्सपेरिमेंट था। तो इसको हम मेज़र कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं 1.6 के करीब इसकी हाइट आ रही है। तो अच्छे से देखिए, जो 0 है स्केल का वो बीकर के अंदर वाटर लेवल पे होना चाहिए। तो 1.67 के करीब है, तो यानी कि ये कम राइज़ हुआ है। और अपना वीट के अंदर क्या हुआ था, वाटर लेवल ज़्यादा राइज़ हुआ था। यस, वाइवा के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड के अंदर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमें पता है रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक के अंदर क्या, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ये होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और इसके अंदर एनर्जी कम रिलीज़ होती है। और ये जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी फर्मेंटेशन जो हम जानते हैं, वहाँ पे ये अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अभी जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और वहाँ पे हमारी जो मसल्स है उसके अंदर लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनता है। तो हमें जो है एक तरह का मस्कुलर पेन होता है और हमें जो है नींद या थकान आने लग जाती है। आगे क्या है, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? तो हमने समझ लिया है ये क्या होता है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला जो रेस्पिरेशन होता है। और व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये भी हम समझ गए, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। और अगला है वाई डू फैट और ऑयल कंटेनिंग सीड्स रिलीज लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन सीड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। जो हमने प्रैक्टिकल किया, यानी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा CO2 रिलीज़ करते हैं, और जो ऑयल और फैट कंटेन करते हैं वो कम CO2 रिलीज़ करते हैं। तो इसके लिए फैट या ऑयल कंटेनिंग लेस ऑफ ऑक्सीजन देन द कार्बन, यानी जो होते हैं फैट वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कम होती है उसके मॉलिक्यूल में और कार्बन जो होती है ज़्यादा होती है। इसको आप रिएक्शन या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के समझ सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करते हैं। और ये अपना प्रैक्टिकल था। और अगला है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो इट इज़ एन एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, यानी ये क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होती है और किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एथेनॉल बनता है, यानी अपना C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज़ होती है, मगर एरोबिक के कंपैरिजन में कम रिलीज़ होती है। अगला है व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, या इसको हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोलते हैं। RQ, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड। और देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना हो जाएगा, RQ की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1। फैट के लिए हो जाएगा अपना 102 डिवाइड बाई 145, तो ये हो रहा है अपना 0.7। और प्रोटीन के लिए 0.9, और जितने भी एसिड्स हैं उनके लिए RQ की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और अगला क्वेश्चन है अपना वाई डज फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन यील्ड लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है। तो इसका क्या रीज़न है, बिकॉज ड्यूरिंग ऑफ फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज इन कम्प्लीटली इंटरमीडिएट लाइक एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टिक एसिड या अपना अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उस वाले के अंदर क्या होता है, एरोबिक के अंदर CO2 रिलीज़ होती है और वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे एक तरह से इंटरमीडिएट ही बनता है, और ये इसकी वजह से इसमें एनर्जी कम रिलीज़ होती है। तो वेयर डज ग्लाइकोलाइज ओक्योर इन द सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसोल। और लास्ट क्रिप्स साइकिल कहाँ होता है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह बड़े आराम से हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, और आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।